स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। 21वीं सदी की सबसे भयानक आवाज क्या होती है? सन्नाटा। और इस वक्त असम के कार्बी आंगलोंग में यही सन्नाटा है और यह सन्नाटा शांति नहीं दिखा रहा। इंटरनेट बंद है, सड़कें सूनी हैं और यह दिखा रहा है एक बड़ा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या असम फिर से बंटने जा रहा है, सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, जिसे संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है, वह अपने सबसे बड़े इम्तिहान में फेल हो रही है। आज हम सिर्फ इस हेडलाइन की बात नहीं करने जा रहे, हम बात करेंगे और समझेंगे ज्योग्राफी ऑफ एलिनेशन के साथ साथ पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी के उस खतरनाक कॉम्बिनेशन की जिसने पूर्वोत्तर को एक बार फिर से चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले समझते हैं यह घटना क्या है और घटना क्यों हुई। सवाल यह उठता है कि अचानक शांति विरोध में कैसे बदल गई, तो इसके पीछे है एक प्रशासनिक ऑर्डर, एक ऑफिशियल ऑर्डर। हकीकत यह है कि हाल ही में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद KAAC ने राजस्व विभाग को एक निर्देश दिया। विवाद तब शुरू हुआ जब गैर जनजातीय जो नॉन ट्राइबल समुदाय हैं उनको भूमि अधिकारों के साथ साथ उनके सेटलमेंट के लिए भी प्रोविजन किया गया। स्थानीय छात्र संगठनों ने और समुदायों ने यह आरोप लगाया कि प्रशासन एक ऐसी नीति लाने जा रहा है जिससे बाहरी लोगों को वहां पर जमीन खरीदने और बसने की छूट मिल जाएगी। बस फिर क्या था, इस पूरी चीज को लेकर के वहां पर विरोध और विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गए। आज की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए 3 पॉइंट्स को देखिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली चीज है फियर ऑफ डाइल्यूशन की। स्थानीय लोगों को यह डर है कि अगर लैंड रिकॉर्ड्स को सामान्य कर दिया गया तो 6ठी अनुसूची का जो सुरक्षा कवच उन्हें हमेशा से मिलता आया है वह टूट जाएगा और बाहरी लोग संपत्तियों का अधिग्रहण कर लेंगे। दूसरा प्रोफेशनल और एंसेस्ट्रल राइट का मामला है, जहां पर विवाद इस बात का है कि क्या उन लोगों को जमीन पर मालिकाना हक दिया जा सकता है जो पीढ़ियों से यहां पर व्यापार के लिए बसे हुए हैं लेकिन वहां के मूल निवासी नहीं हैं, आदिवासी नहीं हैं। तीसरा, इसी डर ने प्रोटेस्ट शुरू करवा दिए। कार्बी स्टूडेंट्स एसोसिएशन जैसे समूहों ने वहां पर सड़क पर अपने विरोध प्रदर्शन शुरू किए, जिसके बदले पुलिस एक्शन शुरू हुआ और धीरे धीरे हिंसा बढ़ती चली गई। तो यूपीएससी के माइंडसेट से भी इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहां विवाद लीगल प्लूरलिज्म के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी के बीच का है। प्रशासन इसे सुधार कह रहा है लेकिन जनता इसे अपनी पहचान का संकट और पहचान पर हमला मान रही है। यही है फॉल्ट लाइन। यहां पर एक छोटा सा ऑफिस ऑर्डर एक बड़े जातीय संघर्ष के लिए चिंगारी बनकर के सामने आया है। अब हमें समझना चाहिए कि इसके बाद वहां पर जब इतने विरोध प्रदर्शन हुए तो क्या हुआ, डिजिटल साइलेंस शुरू हुआ, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया, प्रशासन ने किल स्विच मॉडल अपनाया, सूचना प्रवाह पर नियंत्रण किया और संवैधानिक चिंताएं बढ़ा दी, कर्फ्यू लगा दिया गया, जमीनी स्तर पर तनाव बढ़ गया और मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया, जिससे प्रश्न उठा कि सूचना का अधिकार आखिर है कहां। देखिए, कार्बी आंगलोंग कोई सामान्य जिला, साधारण जिला नहीं है। यह अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है। 1952 में ही हमारे संविधान निर्माताओं ने यह समझा था कि पूर्वोत्तर वन साइज फिट फॉर ऑल वाली प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं चल सकता और इसीलिए ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाई गई, जैसे कि यहां पर KAAC बनाई गई। तर्क यह था कि आदिवासियों को उनकी जमीन, उनकी परंपरा और जंगलों पर खुद फैसला ले देना चाहिए। हकीकत क्या हुआ, दिसपुर में राज्य की सत्ता और डिफू स्थानीय स्वायत्ता के बीच सत्ता की और राज्य की रस्साकशी शुरू हो गई। तथ्य यह है कि कार्बी आंगलोंग असम का भौगोलिक हृदय है, एक ज्योग्राफिकल हार्ट कह सकते हैं आप इसको। अगर इस हृदय में कंपन होगा तो पूरा पूर्वोत्तर ही हिलेगा और यह संघर्ष विकास बनाम पहचान का भी संघर्ष है। अब हमें यह भी समझना चाहिए कि कार्बी आंगलोंग की मौजूदा स्थिति के पहले
क्या घटनाएं घटी, तो कार्बी आंगलोंग की मौजूदा स्थिति जो है, जो आज की स्थिति है, उसमें 2021 का सेटलमेंट एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तस्वीर को समझना जरूरी होगा। जब दिल्ली में ऐतिहासिक समझौता हुआ, यह सिर्फ कागज पर नहीं था, बल्कि दशकों पुराने उग्रवाद को खत्म करने की एक गारंटी थी। इस समझौते में 3 बड़ी बातें थी। पहला, 5 बड़े उग्रवादी गुटों ने 1000 से ज्यादा कैडर्स के साथ मिलकर के हथियार डाल दिए थे, विरोध बंद कर दिया था। डेवलपमेंट पैकेज दिया गया था राज्य को। केंद्र और राज्य ने विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और तीसरी चीज, KAAC जो ऑटोनॉमस काउंसिल है, उसको और प्रशासनिक के साथ साथ विधायी शक्तियां भी देने का वादा किया गया था। अब सवाल उठता है कि फिर विवाद क्यों? यहां पर एक गवर्नेंस का पैराडॉक्स है। समझौते में वादा किया गया था कि परिषद की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि प्रशासन ने अब ऐसे बदलाव कर दिए हैं कि स्थानीय स्वायत्तता को कमजोर किया जाए और उसे समाप्त धीरे धीरे कर दिया जाए। आज की आग यह बताती है कि समझौते की स्याही अभी सूखी नहीं थी और भरोसे में अब दरार आ चुकी है। भारत में यह जो इंटरनेट बंद करने की परंपरा है, यह भी एक बड़ा मुद्दा है जो इसके साथ जुड़ता है। भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन करने वाला देश है, लेकिन इसका सोशल साइकोलॉजी भी हमें समझना चाहिए। वास्तव में जब आधिकारिक सूचना रुकती है तो व्हाट्सएप और अफवाहें राज करने लगती हैं। डिफू का एक युवा इस शटडाउन को सुरक्षा नहीं मान रहा है, इसको एक पनिशमेंट मान रहा है, इसको एक सजा मान रहा है, इसको असुरक्षा की नजर से देख रहा है। और यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन केस में कहा था कि इंटरनेट एक्सेस मौलिक अधिकार है, और यहां पर लेकिन प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट के लिए बात कही जरूर थी। अगर हम भारत के इंटरनेट शटडाउन को देखें तो वर्ष 2023 में 134 बार इंटरनेट शटडाउन हुए, जो कि विश्व में सबसे अधिक हैं। 67% पूर्वोत्तर में हुए पिछले 3 वर्षों में। इनमें से महत्वपूर्ण रूप से इससे $2.8 बिलियन का आर्थिक नुकसान भी हुआ और डिजिटल इकोनॉमी पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। अब यहां पर मुद्दा केवल और केवल यही नहीं है। यहां पर हिमंता विश्व शर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हैं, उनकी गवर्नेंस पॉलिसीज और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और वर्किंग स्टाइल को भी समझना होगा। हिमंता विश्व शर्मा जो हैं, उनकी राजनीति असर्टिव इंटीग्रेशनलिज्म की रही है और वे तेजी से फैसले लेते हैं, लेकिन कार्बी आंगलोंग उनके इस मॉडल के सामने एक बड़ा चैलेंज बनकर के सामने आता है। यहां पर एकीकरण जो वो करना चाहते हैं, उसमें बड़ा मिसिंग पॉइंट है समानता का। स्वायत्तता अपवाद मांगती है। जब आप किसी को ऑटोनॉमी देते हैं तो उसको एक्सम्पशंस भी देने पड़ते हैं। यहां पर क्या हुआ, इन्होंने डेवलपमेंट के लिए पुश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का कारण रखा और साथ ही साथ सिक्योरिटी अप्रोच को भी बेहतर माना। लेकिन जो चैलेंज है वह मुख्य रूप से यह है कि इसमें टॉप डाउन अप्रोच रखा गया, ऊपर से निर्णय ले लिए गए, जनता को इंक्लूड ही नहीं किया गया। साथ ही साथ बॉटम अप पार्टिसिपेशन की आवश्यकता थी इसमें, और ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म पर हिमंता विश्व शर्मा सरकार ने काम ही नहीं किया। क्या आप एक स्वायत्त परिषद को एक कॉरपोरेट विभाग की तरह चला सकते हैं? जब राज्य विकास की गति के नाम पर स्थानीय परामर्श को कम करता है, तभी शुरू होता है वहां पर सब नेशनलिस्ट भावनाओं का जन्म लेना। और यहां का क्लासिकल एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हैं। देखिए, असम का जो इतिहास रहा है वह विभाजन का इतिहास रहा है, लेकिन आज विभाजन का मतलब केवल नक्शे पर लकीर खींचना नहीं होगा। आज का विभाजन का मतलब है दिलों में दरार पैदा करना और सेपरेटिज्म की भावना को बाकी जगह पर भी भड़काना। देखिए, भारत के लिए यह मुद्दा केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है। भारत को जब इस मुद्दे को एड्रेस करना है तो उसे यह भी समझना होगा कि यह भारत की बड़ी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। वास्तव में असम एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है। आप म्यांमार तक सड़कें नहीं बना सकते अगर आपके घर की सड़कें कर्फ्यू के साए में हो। समाधान पुलिस नहीं है, समाधान फिस्कल फेडरलिज्म है, समाधान है कंसल्टेशन, समाधान है स्वायत्त जो परिषदें हैं उन्हें केवल नाम का ना रखा जाए, उन्हें बजट और निर्णय लेने की शक्ति भी दी जाए, क्योंकि यहां पर आपके सामने अब चैलेंज बनेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन का और जियोपॉलिटिक्स में भारत की
पूर्वोत्तर की भूमिका को आप नकार नहीं सकते। इसलिए पूर्वोत्तर में शांति, प्रगति और विश्वास तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे डिस्कशन से हम यूपीएससी के लिए क्या ले सकते हैं यह भी देखिएगा। देखिए पेपर 1 में पॉलिटी में देखें तो 6 शेड्यूल के प्रोविजंस, आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 और फेडरल स्ट्रक्चर और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी का मामला बनता है, जहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनेट शटडाउन्स, इंसर्जेंसी टू पीस के मामले आते हैं। एथिकल डायमेंशंस अगर हम देखें तो एथिकल डायमेंशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड राइट्स, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्टेट वर्सेस कम्युनिटी, यह मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आपके सामने रहेंगे यूपीएससी के लिए इस पूरे टॉपिक से जुड़े हुए। मैं आपको हमेशा यूपीएससी से जोड़ करके टॉपिक जरूर बताता हूं जिससे आपकी राइटिंग इंप्रूव हो, आप बेहतर लिख सकें और आप बेहतर इश्यूज के साथ उसको कनेक्ट कर सकें। देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का व्यवहारिक परीक्षण है यह घटना। यहां पर होमोजेनिटी वर्सेस प्लूरलिज्म का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बी ऑगलोंग की आग है वह एक स्मोक सिग्नल है। यह बता रही है कि पहचान को मैनेज नहीं किया जा सकता, उसे सम्मान देना ही पड़ता है। कर्फ्यू हट जाएगा, इंटरनेट वापस रिज्यूम हो जाएगा, लेकिन क्या जनता का भरोसा लौटेगा? यह एक बड़ा प्रश्न है। क्या आपको लगता है कि छठी अनुसूची में सुधार की जरूरत है या आपको लगता है कि भारत के गवर्नेंस मॉडल में सुधार की आवश्यकता है? अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे डिस्कशंस भी। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करते हैं। वर्ष 2027 या 2028 अगर आपका लक्ष्य है यूपीएससी क्लियर करना, तो यूपीएससी के लिए सबसे बेहतरीन तरीके से क्यूरेटेड कोर्स देता है आपको स्टडी IQ IAS। और सबसे बड़ी बात, इस समय आज से लेकर 27 दिसंबर तक आपको एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर एडिशनली दिया जा रहा है, जो कि साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है हर एक कोर्स पर, हर एक फीस पर। चाहे आप यूपीएससी करना चाहते हो, स्टेट पीसीएस करना चाहते हो, जुडिशरी करना चाहते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हो, वॉट एवर बी योर चॉइस, आपको 50% ऑफ फ्लैट दिया जा रहा है हर एक कोर्स पर। और सबसे बड़ी बात क्या है, यह 27 दिसंबर तक अवेलेबल है, इसलिए आपको इसको जल्दी ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन ज्वाइन करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, पहले आप हमारा कोर्स देखिए, हमारा मॉड्यूल देखिए, कोर्स की डिटेल्स को समझिए, किस तरह से और कौन कौन और क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा उसे देखिए। इसमें आपको बुक्स मिल रही हैं, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, रेगुलर डेली क्लासेस मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग टॉपिक वाइज होल टेस्ट सीरीज, सीसैट मिल रहा है। सब कुछ आपको इसमें कवर किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप का भी ऑप्शन है, जो आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा जो आपकी पूरी मदद करेगा पूरी तैयारी के दौरान। इसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हैं और बहुत ढेर सारे चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। वह आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाइए, आप सारी डिटेल्स को देखिए, बेहतर ढंग से समझिए और उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करिए। और हाँ, ज्वाइन करने से पहले आप PK लाइव कोड लगाइएगा। यह कोड फैकल्टी कोड है जो कि मेरा है। इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि 27 दिसंबर तक अगर आप PK लाइव कोड लगाते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। इसके सिवा कोई अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आपके पास मेरा टेलीग्राम चैनल है और नीचे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां पर आप कॉल कर लीजिएगा तो आपको सपोर्ट टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।